गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आज हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट बच्चों मैंने आपको स्टार्ट करवाई है और उसमें हम कई टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में ही जो हमारे बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो आपको यहाँ पर कवर अप करवाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स यहाँ पर आज कवर अप करेंगे। और आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने ले रही हूँ जिसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। एक नॉर्मल 2 लाइन की डेफिनेशन जो होती है बॉन्ड लेंथ की वो तो हम सभी ने 11th और 12th में पढ़ रखी है, लेकिन जब हम बीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड लेंथ करवाऊंगी और साथ में मैं आपको बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स भी करवाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, हम बॉन्ड लेंथ को भी डिस्कस करने वाले हैं और हम बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बॉन्ड लेंथ जो हमारी आती है वो बॉन्ड पैरामीटर्स में आती है। बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं उन्हीं में से एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कहाँ पर आती है? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर ही आती है। तो अभी मैं आपको जस्ट बॉन्ड लेंथ की डिफ़ाइन करवाने वाली हूँ और बॉन्ड लेंथ की डिफ़ाइन करवाने के बाद जब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करवा देंगे तो उसके बाद में हम उसके कुछ फैक्टर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? बॉन्ड लेंथ की। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती है? देखिए, जब भी जो आपके 2 बॉन्डेड एटम्स होते हैं, है ना, 2 एटम्स ऐसे हैं जिनके बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। तो दोनों के ही अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस पॉइंट होता है, न्यूक्लियाई पॉइंट होता है दोनों के ही अंदर, है ना। तो जैसे 2 एटम हैं उनके न्यूक्लियस होंगे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो दोनों के न्यूक्लियस की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, दोनों के न्यूक्लियस की क्या? मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लेंगे कि जो भी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई होता है बॉन्डेड एटम का, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जिस पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बैलेंस होते हैं, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों को ही क्या करवाया जाता है? उन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई के ऊपर बैलेंस किया जाता है। तो 2 बॉन्डेड एटम हैं, उनके अंदर सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई है और उनके जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई है उन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच की क्या? बीच की जो भी मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों को क्या किया जाता है? इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया जाता है? इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ पर आकर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, यहाँ पर आकर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो भी मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है बॉन्ड लेंथ के अंदर। सबसे पहले तो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी किनके बीच की? 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई की मिनिमम डिस्टेंस है, जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों ही बैलेंस होते हैं और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी मिनिमम हो जाती है। दैट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या होती है? ये हमारी बॉन्ड लेंथ होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिखवाऊंगी एंड देन उसके बाद में हम आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी। मिनिमम डिस्टेंस between the center of the nuclei
ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया, मिनिमम डिस्टेंस रहती है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई की टू बॉन्डेड एटम्स के बीच में, एट विच द अट्रैक्टिव एंड repulsive, at which the attractive and repulsive force just balance with each other। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, just balance with each other and the potential energy and the potential energy of the system becomes minimum। और जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। इसको हम एक्चुअली क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो जैसा मैंने आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से देखिए कितना इजीली मैंने आपको डिफाइन करवाया है, पढ़ सकते हैं आप। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स एट विच द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जस्ट बैलेंस विद ईच अदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स मिनिमम। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में हम इसके आगे बढ़ते हैं और बॉन्ड लेंथ हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो हम इथेन की बात करते हैं। तो इथेन में क्या होता है, इथेन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3CH2 होता है। लेकिन मेन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, फॉर्मूला ये है इथेन का CH3CH3 है। अब यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ में क्या बना रहे हैं, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे जो भी बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है CC इथेन इज 0.77 प्लस 0.77, है ना। मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। CC बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन की ले लेते हैं, Cl और Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, क्लोरीन और क्लोरीन होता है। सो क्लोरीन की होती है बच्चों 0.99 प्लस 0.99, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस को हम प्लस कर देंगे तो ये होगा 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गई हमारी एक्चुअल में क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आप समझ पा रहे हैं, minimum distance between the center of the nuclei of two bonded atoms at which the attractive and repulsive force just balance with each other and the potential energy of the system becomes minimum, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी डेफिनेशन, और यहाँ पर हम इथेन और क्लोरीन का क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं इसके। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये हमारा सबसे फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या हो जाएगी, टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले मैम बॉन्ड को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्ड को। देखिए जैसे दो बॉन्डेड एटम है ना,
तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो दूसरी वाली का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम हो जाएगा। तो जैसे दो एटम है, टू बॉन्डेड एटम है, तो उसमें से एक क्या हो रहा है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, ज़्यादा है, और जो दूसरा है, दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है। तो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या हो सकता है कि दोनों में ही बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, लेकिन सेम तो नहीं होगा। अगर दोनों तरफ सेम एटम है तब पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ सेम होगा, लेकिन अगर अलग अलग एटम है तब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी, नहीं होगी। तो जैसे दो बॉन्डेड एटम है, अब उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा है, मतलब एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे जस्ट लाइक दैट हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हेलो एल्केन को। तो हेलो एल्केन के अंदर क्या होता है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और हैलोजन क्या हो जाता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा क्या हो गया है, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। तो जब एक ज़्यादा है और दूसरा क्या हो जाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्टर हो जाती है, बहुत छोटी सी हो जाती है। क्या रीज़न है इसका, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसकी तरफ डाइवर्ट होते जाएंगे, उस एटम की तरफ डाइवर्ट होते जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो झुकाव है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है। तो अगर दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ये आपका पहला फैक्टर है, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर में आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर द डिफरेंस इन electronegativity of two bonded atoms, है ना, two bonded atoms, shorter will be its bond length, shorter will be its bond length। तो आ रहा है आपको समझ में, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा शॉर्टर, उतनी ज़्यादा छोटी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इन्वर्स हो गए दोनों एक दूसरे के। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज ऑफ द एटम। अब एटम का साइज ले लेते हैं। देखिए अगर क्या होता है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम ऑर्डर में होने लगती है। अगर एटम का साइज क्या होता है, अगर एटम का साइज इंक्रीज होता है तो जो भी बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम ऑर्डर में क्रिएट्स होने लगती है या बढ़ने लगती है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन के साथ मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन का साइज़ आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज़ कैसा होता है, फ्लोरीन बहुत ही छोटा एलिमेंट है और इसके अंदर जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनामेलस बिहेवियर होता है, वो सब इसके साइज़ की वजह से होता है। और इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है। ये सारे रीज़न होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। अब फ्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ हो जाती है CF की 142 पिकोमीटर, है ना। अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में जो क्लोरीन रहेगा उसका साइज़ क्या हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, एक ऑर्डर बनता जाएगा, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, तो हो क्या रहा है,
ये पहले साइज़ छोटा था, साइज़ कम था, लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे साइज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे ही बॉन्ड लेंथ भी एक ऑर्डर के अंदर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर साइज़ बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ भी जो रहेगी वो एक ऑर्डर में आगे की ओर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जैसे अगर हम CCl की बात करते हैं तो CCl के केस में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 177 pm हो जाती है। क्यों हुआ भैया ऐसा, क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज़ क्या है, क्लोरीन का साइज़ हो चुका है ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं CBr की, है ना, तो ब्रोमीन क्या हो जाता है, क्लोरीन से भी बड़ा हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ भाई और ज़्यादा बढ़ गई, ये हो गई समथिंग 191 पिकोमीटर हो गई, ठीक है। और जब हम आयोडीन पे आए तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आयोडीन जो होता है, आयोडीन का साइज़ और ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारा फ्लोरीन था तो बॉन्ड लेंथ थी 142 पिकोमीटर, जब हम आए क्लोरीन पर तो बॉन्ड लेंथ हो गई 177 पिकोमीटर, जब हम आए ब्रोमीन पर तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गई आपकी 191 पिकोमीटर, और जब हम आए आयोडीन पर तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 213 पिकोमीटर। तो जैसे जैसे करके क्या बढ़ती गई, जैसे जैसे करके साइज़ बढ़ता गया, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ ने भी एक ऑर्डर बना लिया है, और उस ऑर्डर के साथ में ही वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई बात साइज ऑफ द एटम की। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के रिमेनिंग दो फैक्टर्स और बाकी हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, है ना, और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो टॉपिक हम और कवर अप कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो थर्ड हमारा पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी बनेगी, मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल से डबल हो गया है या ट्रिपल हो गया है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल नहीं होता, डबल ट्रिपल, अगर इसमें बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, है ना। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में हम किस तरह से लेंगे, देखें तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ऑन इंक्रीज मल्टीप्लिसिटी द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ऑन इंक्रीज मल्टीप्लिसिटी द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, जैसे मल्टीप्लिसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहे हैं, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो CC, कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.52 एंगस्ट्रॉम। जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो हो जाती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो आप देख रहे हैं, है ना, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, डिक्रीज कम होगी, है ना। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है, माय मिस्टेक। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है बॉन्ड लेंथ, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम आ जाती है ना। तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड अगर बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होने लगती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने लगती है। फिर फोर्थ पॉइंट बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो p ऑर्बिटल क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल क्या रहेगा, बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल, ठीक है। तो sp3 से अगर sp2 में कन्वर्ट करें और sp2 से अगर sp में कन्वर्ट करें, कैसे जा रहे हैं हम, sp3 से किस में जा रहे हैं, sp3 से sp2 में जा रहे हैं, और sp2 से किस में जा रहे हैं, sp2 से sp में जा रहे हैं। तो p कैरेक्टर क्या होगा, p कैरेक्टर डिक्रीज होगा,
पी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। पी कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, कैसे डिक्रीज़ होगा, 75 से कैसा आया, 75 से 50, ठीक है। तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो किस तरीके से हो जाता है, जैसे sp3 के अंदर ज़्यादा होगा, फिर sp2 के अंदर उससे कम होगा और sp में सबसे कम होगा। ये हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ। sp3 में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, sp2 में उससे कम हो जाएगी और sp के अंदर क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे बॉन्ड लेंथ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ द एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। और ये यहाँ पर आपका जो बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। Stay home, stay safe and study hard. Thank you.